हेलो फ्रेंड्स, ये उत्कर्ष गर्ग हेयर। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ कोविड-19। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है मैं आपसे डिस्कस करूँगा, और इसका हमारा इंडिपेंडेंस से क्या रिलेशन है वो भी हम थोड़ा बहुत उसका डिस्कस कर लेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे हैं, ये एक्ट कब बनाया गया 1955 में। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या था, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास फूड की जो होती थी वो बहुत कमी रहती थी। ठीक है ना, हमारे को फूड के लिए भी हमारे को इंपोर्ट करना पड़ता था, छोटी से छोटी चीज़ें भी। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए हमने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया गया 1955 में। ठीक है, तो अब क्या एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है, इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्या कोई होर्डिंग कर रहा है, कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में कुछ पावर्स है, क्या कुछ हम एक्शन ले सकते हैं, वो सब हम इस चीज़ में इसमें कंसिडर करेंगे कि एसेंशियल कमोडिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन की तो यही है फ्रेंड्स, मैंने जो आपको उसमें से बताया एक तरीके से लिंक करते हुए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, एक ऑब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट इज़ ओनली टू द कि जो भी हमारा एसेंशियल कमोडिटी है उसकी प्रोडक्शन, उसकी सप्लाई, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए। ठीक है ना, और उसका क्या होना चाहिए, एक ये मेजर टर्म इसमें भी लिखी हुई है फ्रेंड्स, जैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि एक्ट इज टू सिक्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इक्वल वर्ड नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब होता है, बराबर का नहीं, बराबर का नहीं, जितना जिसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात कही गई है। तो इसी अब जैसे अगर आप अवेयर होंगे तो फ्रेंड्स, कोविड-19 में गवर्नमेंट को मास्क एंड सैनिटाइज़र्स, इसको भी शामिल कर लिया गया था एसेंशियल कमोडिटीज़ में बाय थ्रू द ऑर्डर। तो इस चीज़ के बारे में भी इसलिए फ्रेंड्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट बन जाता है। और आई थिंक बिकॉज ये करंट में ट्रेंड भी रहा है तो चांसेस है कि आपको ये प्रिपेयर कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा एक्ट भी नहीं है, छोटा सा एक्ट है, और हो सकता है आपको 5 to 8 मार्क्स ये दिलवा दे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एसेंशियल कमोडिटी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट आर द जो भी स्केड्यूल में मेंशन करी हुई हैं कमोडिटीज़, जैसे कि फ्रेंड्स ड्रग्स हो गई, मतलब मेडिसिन्स, फर्टिलाइज़र्स, खाद वगैरह हो गया। ठीक है, फूड स्टफ़, हैंक यान, जूट के प्रोडक्ट्स हो गए आपके। ठीक है ना, कच्चा जूट है या जूट के वस्त्र है, खाद, तिलहन, तेल, ठीक है ना, औषधि वगैरह जिसे हम बोलते हैं, वो सब इसके अंदर फ्रेंड्स शामिल हो जाती हैं। तो आप कुछ अपने एग्जांपल्स के साथ भी इसमें कोट कर देंगे तो वो भी एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो कुछ आप 4-5 इसमें चीज़ें याद रख लीजिएगा, और अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा फिर उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब तो आप मास्क और सैनिटाइजर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि अब गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, या गवर्नमेंट ने जैसे इस टाइम भी कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट आया था, कोरोना वायरस का, तो गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट में क्या रेगुलेशंस लाए या क्या ऑर्डर्स लाए, तो वो हम देख लेते हैं। ऑर्डर ऑर्डर का क्या मतलब होता है, ऑर्डर इंक्लूड्स डायरेक्शंस इशूड देयर अंडर। तो फ्रेंड, कंटेंट्स ऑफ ऑर्डर में क्या क्या हो सकता है, जैसे रेगुलेट करना लाइसेंस। ठीक है ना, जो भी किसी ने, बिकॉज क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी ट्रेडर होता है, ठीक है ना, या मैन्युफैक्चरर होता है, वो क्या करता है फ्रेंड्स, ब्लैक मार्केटिंग करता है। ठीक है ना, सप्लाई को शॉर्ट कर देता है प्राइस बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, वो बहुत सारी चीज़ें खरीदने लग जाता है पर बेचता नहीं है, जिससे कि उसकी शॉर्टेज हो जाए, फिर वो प्राइस राइज करता है। तो ये सब चीज़ें जो होर्डिंग वगैरह, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह है, वो सब इस एक्ट में प्रोहिबिट करा हुआ है। तो वो सब चीज़ें किसी को भी अलाउड नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से ब्रिंगिंग अंडर कल्टीवेशन ऑफ एनी वेस्ट और एरेबल लैंड, इसका क्या मतलब होता है कि कोई लैंड बेकार पड़ी है जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा, बट हमारे पास फूड जो क्रॉप्स की है उसकी शॉर्टेज है, तो उसके लिए कह सकता है कि भैया इसको उपजाऊ बनाओ और यहाँ पे फूड प्रोडक्शन शुरू करिए। तो ये भी सरकार के हाथ में है। ठीक है ना, और कंट्रोल करना किसी प्राइस को, एसेंशियल कमोडिटी, अगर जैसे मास्क और सैनिटाइजर्स की अगर हम बात करें लेटेस्ट में ही, तो उसकी प्राइस को कंट्रोल करना, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग एमआरपी से ज़्यादा प्राइस पर इवन सैनिटाइजर्स वगैरह और मास्क बेच रहे थे, जो कि इलीगल है, वो ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं रेगुलेट द लाइसेंस परमिट स्टोरेज ट्रांसपोर्ट डिस्पोजल एक्विजिशन, जो भी स्टोरेज वगैरह कर रहा है उसको रेगुलेट करना। ठीक है ना, कहाँ कहाँ से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ तक पहुँचना चाहिए, बिकॉज सरकार को ही फ्रेंड्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सरकार को ही करवाना है स्टोरेज इसका, और सरकार को ही सब मैनेज करके चलना है।
और कोई भी अगर विद होल्ड कर रहा है फ्रॉम द सेल ऑफ केप्ट फॉर सेल, मतलब किसी को भी हमारे को विद होल्ड मतलब उसे होल्ड करने नहीं देंगे ये एसेंशियल कमोडिटीज़। और किसी से भी कलेक्ट कर सकती है इन्फॉर्मेशन, चाहे वो कोई ट्रेडर है या उस एसेंशियल कमोडिटी से डील करता है वो उससे कलेक्ट कर सकती है इन्फॉर्मेशन। प्रोहिबिट करना किसी भी, जैसे फ्रेंड्स अब कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहा है, मान लीजिए मिस्टर ए पर्सन है, तो मिस्टर ए पर्सन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर लेता है किसी से कि भैया मैं कोल्ड स्टोरेज बना लेता हूँ जिससे कि मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होल्ड कर लूँगा, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके की भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वो भी ये अलाउड नहीं है, ठीक है ना, प्रोहिबिट कर रखा है। तो अब होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स वगैरह देके, और वो भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है ना। तो अब एग्जांपल से क्या होता है, हमारे को अंडरस्टैंडिंग हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, और हमारे को जो चीज़ें आप लोग रटते हैं कि भाई 7-8 पॉइंट 10 पॉइंट हो गए रट लेते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स देखिए सिलेबस बहुत सारा हो जाता है। तो मैं ये कोशिश रहती है मेरी कि आप लोग ये चीज़ें रटे ना और समझिए लेटेस्ट में एग्जाम्पल्स ध्यान में रखते हुए कि सब चीज़ें मतलब आसान है, और जो भी कानून है वो सोसाइटी के लिए ही एक तरीके से बनाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मतलब आप इसको सिर्फ थ्योरेटिकली समझें, इसको आप प्रैक्टिकली रेलेवेंस से भी होकर समझेंगे। तो हम आगे जानेंगे कि कैसे प्राइस को रखा जाता है, किस तरीके से कन्फ्यूजन चीज़ होता है, तो आपको बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन लगेगा। और मैं तो कहता हूँ सबको लोगों को पढ़ना भी चाहिए इसको, और अपने अधिकारों को आपको यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। अब फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं प्राइसिंग ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी, ठीक है ना, कि प्राइसेस वगैरह या फिक्सिंग कैसे प्राइसेस होती है। तो अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इसमें 3 प्राइसेस की बात करते हैं हम, एग्रीड प्राइस, कंट्रोल्ड प्राइस एंड देन मार्केट प्राइस। अब फ्रेंड अब 3 प्राइस हैं, तीनों प्राइस का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स अगर मैं एग्रीड प्राइस की बात करूं, द प्राइस विच इज़ एग्रीड, एक बेसिकली जो जिसका हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो एक तो वो प्राइस हो गया। कंट्रोल प्राइस कब होता है, जब आपने कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया, तो प्राइस जो भी कैलकुलेट किया विद रेफरेंस टू द कंट्रोल्ड प्राइस, ठीक है ना, जो भी मार्केट में सेटल्ड हुआ। और वैसे तीसरा जो है आपका मार्केट प्रिवेलिंग इन द लोकल एट द डेट ऑफ सेल, जो भी मार्केट में प्रिवेलिंग रेट है वो उसमें हम शामिल कर लेते हैं। अच्छा, अब जैसे कि अगर ड्यूरिंग इमरजेंसी है मान लीजिए, तो फिक्स करना होगा हमारे को प्राइस, तो क्या होगा फ्रेंड, देखिए प्राइस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू फिक्स द प्राइस ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी, ठीक है ना, बट वो कब तक कर सकती है, मैक्सिमम फॉर द पीरियड 3 मंथ्स, ठीक है ना। तो आप इसमें भी यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, गवर्नमेंट अबव इफेक्ट शैल बी इन ऑर्डर फॉर द 3 मंथ्स। तो कुछ कुछ मेजर चीज़ होती हैं जो इस तरह की टाइम लिमिट्स वगैरह भी अगर आप एग्जामिनेशन में कोड कर आते हैं तो ये एक अच्छा रेलेवेंस और अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ता है एग्जामिनर पर। तो अच्छा, अब हमने फ्रेंड्स प्राइस भी फिक्सेशन वगैरह कर लिया। अब जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फ्रेंड्स, वो आता है आपका सीजर एंड कन्फिस्केशन का। रीज़न क्या है फ्रेंड्स, जो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, होर्डिंग वगैरह कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट को अपना पावर यूटिलाइज़ करना पड़ता है, जो इस मतलब इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर एक तरीके से बेसिकली जो सेक्शन 3 में इनको पावर दी गई है कि भाई हम अपनी पावर यूटिलाइज कर रहे हैं, और बर्डन ऑफ प्रूफ आप बताइएगा फिर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है आई थिंक मैं आपको एक मीनिंग डिस्कस कर लूँ कि दोनों टर्म में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जनरली कभी सब लोग सोचते हैं कि सिनोनिमस है, सबका मतलब ठीक मतलब एक ही रहता होगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। सीज़र का क्या मतलब होता है, सीज़र का मतलब होता है, सीज़र मीन्स टेक द पोजेशन ऑफ द गुड्स अगेंस्ट द विशेस ऑफ द ओनर, मतलब ओनर नहीं चाहता ये गुड्स देना, पर आप उसके अगेंस्ट में पोजेशन ले रहे हैं, ठीक है ना, मेरा वर्ड आप ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर अभी पोजेशन ले रहे हैं, ठीक है ना। और अब जो कॉन्फिस्केट है, कॉन्फिस्केट इज द सेकेंड स्टेप आफ्टर द कन्फिस्केशन, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या होगी फ्रेंड्स, इसमें क्या होती है फ्रेंड्स, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है गवर्नमेंट के नाम से, ठीक है ना। इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है और गवर्नमेंट मालिक बन जाती है। अब गवर्नमेंट इसको सील कर सकती है। अब सील के भी मीडियम है, वो कैसे कैसे सील करती है वो हम अब आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अब यही सब चीज़ें इसमें फ्रेंड्स दे रखी है। अब जब आप उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यही देखिए कन्फिस्केशन वगैरह इसमें यही बोला हुआ है इन्होंने। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं कहूँ तो आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जैसे आपको कि एक तरीके से अगर आपने कोई एसेंशियल कमोडिटी को आपने सीज़ कर लिया, ठीक है ना, तो आपको उसकी एक रिपोर्ट जो है वो बनाकर देनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जो कौन होते हैं फ्रेंड्स, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, आपने रिपोर्ट तो दे दी, पर अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आईएएस ऑफिसर कहता है कि भैया मेरे पास वो गुड्स भी ला के दिखाओ, तो आपको वो भी गुड्स लाकर दिखाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ क्या है
जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो जो कोई मीन्स ऑफ कन्वेंस है, जैसे कि आपका वेसल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है ना, कोई भी चीज़ होगा उसको भी वो कह सकता है कन्फिस्केट करने के लिए। हाँ, एक चीज़ है कि जब भी कन्फिस्केट करेगा उससे पहले उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। रीज़न इसका फ्रेंड्स यही होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमारे यहाँ फॉलो होता है, क्योंकि ये एक्शन उसके अगेंस्ट में है तो आपको उसको देना पड़ेगा। बिकॉज फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं ओनर हूँ और मेरा एक ड्राइवर है जो मेरी गाड़ी मेरे से बिना पूछे ले गया और उसमें वो कुछ इस तरीके के गुड्स थे और वो जब्त कर लिए गए, तो मैं कह तो सकता हूँ फ्रेंड कि भाई ये मेरे विदाउट नॉलेज है, तो आप इसको इस तरह से जब्त करके और इस तरह से क्या बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड इसलिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जाती है। अब हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स सेल ऑफ कन्फिस्केटेड कमोडिटी। तो फ्रेंड्स इसमें भी वही 3 प्राइस, कंट्रोल प्राइस पर, और इसमें एक मेथड आता है पब्लिक ऑक्शन, जिसे आप क्या बोलते हैं, नीलामी, और थ्रू द फेयर प्राइस शॉप। ये 3 मेथड है जिसके द्वारा हम गुड्स को बेच सकते हैं। हाँ, अब इसमें एक चीज़ है कि जो भी इसके अंदर ये जो ऑफेंस है फ्रेंड्स, ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल, आप ये टर्म बहुत यूज़ करेंगे और आई थिंक जब आगे हम दूसरे लेक्चर्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको और अच्छे से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी टेम्प्रेरी बेसिस में आपको बता देता हूँ एक, जिससे आपको लेक्चर जो भी है अंडरस्टैंड जब आप पढ़ेंगे खुद से तो आपको समझ में आए चीज़ें। कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, तो इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? कॉग्निजेबल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि इसमें जो है आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा, पहली चीज़। अब और नॉन बेलेबल का क्या मतलब होता है कि क्या कोई बेल ही नहीं मिलेगी? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। पुलिस आपको बेल नहीं दे सकती, आपको बेल कोर्ट से लेनी पड़ती है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स का मीनिंग होता है जो आई थिंक मतलब हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे को ये सब चीज़ें ध्यान में रहता है। अच्छा, अब अच्छा अपील है, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जैसे कंप्लेंट कैसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स कंप्लेंट जो भी होगी इसकी राइटिंग में होनी चाहिए, ठीक है, और जो भी रिपोर्ट होगी वो कौन देगा? बाय पब्लिक सर्वेंट। आप जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको आएंगी समझ में कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, वही सिविल सर्वेंट फ्रेंड्स, जो कि IAS ऑफिसर है। और जो तीसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मेंस रिया। मेंस रिया का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, बैड इंटेंशन, ठीक है ना, ये चीज़ें प्रेजेंस होनी चाहिए तभी। और इवन जो सबसे मेजर पॉइंट है यहाँ पे फ्रेंड्स कि अगर जैसे आप FMCG सेक्टर में अगर आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी वर्क करेंगे तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, बिकॉज अगर ये कंपनी चीज़ इस तरीके की चीज़ें कर रही है तो डायरेक्टर और उस कंपनी के मैनेजर और उस कंपनी सेक्रेटरी भी लाइबल हो सकते हैं अंडर दिस एक्ट। सो आपको मोर कॉशियस होने की ज़रूरत है, और यहाँ पर एक डेंजर का हम साइन बना देते हैं, तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि आपका एक तरीके से कन्फिस्केशन हो गया है, बट आप उससे एग्रीड हो, मतलब दुखी हो, तो आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। कहाँ पर? स्टेट गवर्नमेंट पे अपील कर सकते हो, ठीक है ना। अब हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट से आपने जब अपील करी तो वो आपके फेवर में डिसीजन दे दे और नहीं दे। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, तो अगर आपके डिसीजन फेवर में आया तो 2 चीज़ें होंगी फ्रेंड्स। एक तो जो आपके गुड्स उन्होंने ले लिए थे वो आपको वापस करेंगे, प्लस दूसरी चीज़ अगर उन्होंने गुड्स बेच दिए थे तो उसकी सेल प्रोसीड आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और अगर अगेंस्ट है तो फ्रेंड्स कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको रोकना पड़ेगा। तो इस तरीके की ये मेन प्रोविज़न इसमें हम डिस्कस कर रहे थे। तो अपील भी आप इस तरह से कर सकते हैं। और ऑफेंस पेनल्टीज की जो बात आई थी वो मैंने आपको डिस्कस करी दी थी, कॉग्निजेबल हो सकता है, ठीक है ना, और विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो आई थिंक ये मैंने आपको एक एक्ट की भूमिका बता दी है फ्रेंड्स बहुत अच्छे से, और कि जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसका भी एक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी है। हमने एसेंशियल कमोडिटी क्या होती है वो डिस्कस कर लिया, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या ऑर्डर कर सकती है। तो हम कुछ अगर पॉइंट्स की समरी बनाकर उसको आई थिंक 4 to 5 पेजेस में भी अगर हम इसको समरी प्रोविज़न अगर बना ले, उससे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर हम रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या होता है हमारे को तो चीज़ें याद भी बहुत अच्छे से होती हैं। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो हम उसको यूटिलाइज़ कर लेंगे एंड देन हमारा ये पूरा चैप्टर भी कवर हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग, और उसके बाद मिलते हैं हमारे को नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।